गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज। आज है 6 अक्टूबर एंड डे है वेडनेसडे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे टेलीग्राम के ऊपर 399 मेंबर्स हो चुके हैं, विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 400। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, 400 मेंबर आप ही बनेंगे। दूसरी बात, इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर मैं जो इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़पेपर जिससे मैं PDF से पढ़ाता हूँ उसको जो है मैं इसके अंदर सेंड कर देता हूँ, सुबह जल्दी कर देता हूँ। 8 बजे से आप मैसेज देख सकते हैं, 7:30 बजे के आसपास मैंने सेंड कर दिया था। 243 लोग इसको देख चुके हैं, जो ये लास्ट वाला मैसेज है आपका। और इसके अंदर दूसरी चीज़ होती है, मैंने पॉइंटर्स में बना रखा है पूरा। ET वेल्थ PDF आपको मिलती है, एक मैगजीन है इकोनॉमिक टाइम्स वालों की, वीकली मैगजीन है जो मंडे को इशू होती है, तो मैं आपको वो सेंड कर देता हूँ। डेली इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस वीडियो, ये तो आप यूट्यूब पर भी देखने लग रहे हैं। फोर्थ, डाउट सॉल्विंग रिगार्डिंग न्यूज़पेपर, फाइनेंस एंड एकेडमिक्स। तो ये आप समझ गए होंगे कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट पूछना है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना है जो न्यूज़पेपर के अंदर भी हो सकता है, उससे बाहर भी हो सकता है। एकेडमिक्स का आपको कोई भी डाउट पूछना है, क्योंकि मैं भी 12th कॉमर्स से ही पास आउट हुआ हूँ इसी साल, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो जो है आप इसके अंदर ज़रूर से ज्वाइन कर लेंगे। आपको नीचे जो है एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। DOT to SC want to reconsider appeal against TDSAT ruling। तो सबसे पहले TDSAT समझ में नहीं आता है, और DOT to SC का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। DOT मतलब आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे TDSAT का मतलब क्या है? TDSAT भी एक ट्रिब्यूनल है, D से ट्रिब्यूनल हो गया लास्ट वाला। आगे का इसका मीनिंग, मीनिंग है टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल। अच्छा, तो इसको लिख भी सकते हैं। इसके अंदर क्या है, बेसिकली किस लिए इस्टेब्लिश हुआ है कि हम टेलीकॉम सेक्टर के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी सेटलमेंट करनी है, तो उनसे रिलेटेड हम जो हियरिंग होती है वो यहाँ पे जाके हो जाती है। होने को तो वो DOT में भी हो जाती है, बट वो एक और बॉडी अगर बनती है तो एफिशिएंसी जो है बढ़ जाती है किसी भी काम को करने की। तो इस तरह से बेसिकली एफिशिएंसी बढ़ी, इसलिए ये आपकी बॉडी बनाई गई है। अब इसके अंदर हुआ क्या है कि इनकी एक रूलिंग आई थी, इनकी रूलिंग के अकॉर्डिंगली OTSC, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स न्यूज़ है, 2-3 आपको नई टर्म मिलेंगी, इसलिए मैं थोड़ी धीरे बता रहा हूँ। OTSC वो चार्ज होता है बेसिकली, वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज। ये बेसिकली अगर आप जैसे कोई लोन लेते हैं तो आपको एक फर्स्ट डाउन पेमेंट करनी होती है। मतलब अगर आप कोई चीज़ लोन पे लेते हैं तो एक जो डाउन पेमेंट आपको करनी पड़ती है, उसके इक्विवेलेंट आप इसको मान सकते हैं। मतलब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जब टेलीकॉम वाली कंपनीज को स्पेक्ट्रम खरीदना होता है। स्पेक्ट्रम अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनके थ्रू जो टेलीकॉम कंपनी है वो आपको सिग्नल सेंड करती है, बेसिकली लेमैन लैंग्वेज के अंदर। तो स्पेक्ट्रम को जो है इनको खरीदने के लिए एक डाउन पेमेंट टाइप की चीज़ करनी पड़ती है, जिसको OTSC यानी कि आपके सामने वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज बोलते हैं। तो इसकी जो है पेमेंट किस तरह से करनी है, कैसे कैसे करनी है, वो TDSAT की एक रूलिंग में बताया गया था। अब यहाँ पर क्या है, DOT ने एक अपील की है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि मैं आपको बता दूं कि इसकी मतलब जो हियरिंग है, अगर ये कुछ बोलेगा तो उसकी जो है वेटेज उसका ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ TDSAT ने बोली है। क्योंकि मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी बड़ी बॉडी है आपकी DOT। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि DOT ने क्या बोला है, DOT ने बोला है कि आपका ये जो चार्ज लगता है OTSC, ये हम जो नई चीज़ करना चाह रहे हैं, लिटिगेशन को कम करना चाह रहे हैं, जो आपके टेलीकॉम मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि इंडिया वाली कंपनीज यूरोप USA में जाएं। ये जो हम चीज़ें करना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो OTSC हम लगा रहे हैं इसको हटाना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला, DOT to SC का मतलब है कि DOT वालों ने SC को बोला, SC मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट को बोला कि वांट टू रिकंसीडर अपील अगेंस्ट TDSAT। मतलब कि जो आपकी अपील है अगेंस्ट TDSAT उसको रिकंसीडर करना चाह रहे हैं, ताकि वो इसको जो है हटा सकें, और मतलब अगर मॉडिफाई करना हो तो मॉडिफाई कर सकें। तो बेसिकली पूरा यही मैंने स्पेक्ट्रम में बेसिकली सेल इस चीज़ की होती है, बट जो रियल स्पेक्ट्रम होता है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बनती है। मैंने ये हाईलाइट कर दिया अगर आपको इनकेस देखना हो। अब यहाँ पर क्या, नाउ DOT सेज OTSC बैटल विल लीड टू ड्यूज ऑफ अराउंड 40,000 करोड़ फॉर TSPs। TSP का मतलब आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, आप समझ गए होंगे, एयरटेल हो गया, आपका जियो हो गया वगैरह वगैरह, वोडाफोन आइडिया वगैरह। तो ये जो है इनको जो है ड्यूज मिला करके हो जाएंगे 40,000 करोड़ के, जो इन्होंने OTSC की पेमेंट अभी तक नहीं की है, डाउन पेमेंट जो करनी होती है। इट सेज सेक्टर अंडर प्रेशर, TSPs फेसिंग लॉसेस, बैंक्स हैव अपील्ड फॉर रिलीफ फॉर टेली कंपनीज एल्स विद फेस ह्यूज लॉसेस। इसके अंदर हुआ क्या है, बेसिकली यहाँ पे बैंक्स भी पिक्चर के अंदर आ गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हो गई है, क्योंकि बैंक से जो इफेक्ट होता है वो एक मतलब रेनबो इफेक्ट की तरह होता है कि अगर एक चीज़ हुई फिर उससे दूसरी चीज़, ऐसे लीडिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
खैर हम अभी क्या इफेक्ट है आपका, बैंक्स बोल रहे हैं कि अगर आप ये रिलीफ नहीं देते हो तो बैंक्स को भी लॉसेज हो जाएंगे, क्योंकि बैंक्स ने इन टेलीकॉम सेक्टर को लोन दे रखे हैं, और अगर वो रिलीफ नहीं देते हैं तो जितने भी पैसे टेलीकॉम सेक्टर वाली कंपनी कमाएगी वो पहले उस लोन को रीपे करने में लगाएगी, फिर इन बैंक्स के लोन को देगी। तो बेसिकली इस तरह से बैंक्स का काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे आपके। हमने जो पूरा देख लिया, SC आज ड्यूटी ऑन लार्जर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स रिकन्सिडरेशन इम्पैक्ट ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। बहुत बेसिक सी बात है आपकी, सुप्रीम कोर्ट वाले पूछ रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, आप ढंग से एक बार स्टडी कर लो फिर हमें बताओ। सेट्स नेक्स्ट हियरिंग ऑन November 17, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी कि November 17 को आपकी इससे रिलेटेड नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है। आगे चलेंगे, इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब HDFC बैंक आइज फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन NBFC आर्म, इसके अंदर हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पे एक कंपनी का नाम हेडलाइन में से, मतलब जो मेन लाइन है उसमें में से शायद मिसिंग है, तो वो आपको पता होना चाहिए। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो कंपनी है ये क्या है बेसिकली, HDFC बैंक जो है पूरा एक ग्रुप है एक तरह से, उसकी जो NBFC वाली कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, तो उसमें जो उनका आम मतलब कि वो वाली कंपनी, जैसे अगर रिलायंस है, रिलायंस का ऑयल वाला आम मतलब रिलायंस की ऑयल वाली कंपनी, इस तरह से बेसिकली। तो HDFC की जो NBFC वाली कंपनी है, इनका क्या है कि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर को तलाश कर रहे हैं एक तरह से। बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टर को ढूंढ रहे हैं जो कि इनके 20 से 25% स्टेक को खरीदता है। अभी क्या है, इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है कि अभी के लिए इनकी मैनेजमेंट या ओनरशिप कैसी है। अभी के लिए इनकी ओनरशिप है, HDFC बैंक इनका 95% ओन करता है, और बाकी भी एम्प्लॉई, ट्रस्ट्स और सीनियर मैनेजमेंट ही ओन करते हैं। बेसिकली पूरी सेल्फ ओन्ड कंपनी आपकी 100% पूरी, 95.3% आपके सिर्फ और सिर्फ HDFC और 4.7% जो एम्प्लॉयज़ वगैरह। नाउ 8.7 मिलियन की कस्टमर्स हैं, 1319 इनकी ब्रांचेस हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव NBFC से कंपेयर करते हैं। टोटल AUM मतलब असेट्स अंडर मैनेजमेंट, मैं रिपीट करता हूँ, असेट्स अंडर मैनेजमेंट एक बैंक के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी फिगर होती है। असेट्स अंडर मैनेजमेंट जितना बड़ा हो उतना अच्छा होता है। इसका मतलब आप समझ होंगे वैसे तो, बट इसका मतलब होता है कि आपका बैंक के पास कितने असेट्स हैं मैनेज करने के लिए, यानी कितनी मनी है मैनेज करने के लिए, वो बेसिकली होता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप समझ होंगे कि बैंक NBFC वाले कितने पे डिपॉजिट लेते हैं, मतलब NBFC डिपॉजिट नहीं ले सकता, बट जिस भी फॉर्म में वो कस्टमर से पैसा रेज कर रहा है तो वो माइनस जितना वो लोन में पैसा कमा रहा है, तो वो कितना मार्जिन उनको मिलता है, तो वो 7.6% आपका NIM भी इसको बोलते हैं, और NII भी बोलते हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम, NII भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये न्यूज़ के अंदर क्या चल रहा है, जो इन्वेस्टर वाली न्यूज़ है ये तो उनके बारे में था। अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने 20 से 25% स्टेक सेल करने की बात की है। अब इनकी वैल्यूएशन हो जाएगी 8 to 9 बिलियन। बेसिकली मैं आपको ये पूरा वैल्यूएशन वाला जो गेम है, मैंने हज़ारों बार ये लाइन पढ़ी है आपके सामने कि इतना स्टेक सेल होने वाला है और कितनी वैल्यूएशन हो जाएगी, बट मैंने इसके मीनिंग का, मतलब इसके पीछे का जो मीनिंग है वो शायद कभी नहीं बताया, क्योंकि इतना डीप में पहले वाली सीरीज़ शायद नहीं चलती थी, मैं यही बोलना चाहूँगा अभी के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे मान लेते हैं मैंने ये पूरा वैल्यूएशन गेम के लिए थोड़ा सा फ्लो चार्ट टाइप का बनाया। अब इसके अंदर क्या है, जैसे मान लेते हैं मैंने एक कंपनी, एक स्टार्टअप शुरू किया, उसमें मैंने 100% इन्वेस्टमेंट कर रखी है अभी के लिए, चाहे मैं कहीं से भी पैसे लाऊं, बट मैंने, मेरा ही सारा ओनरशिप है। 1 करोड़ रुपीज़ मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किए हैं और वो 100% ओनरशिप मेरे पास है। मान लेते मैंने बिज़नेस किया, थोड़ा बहुत मेरे को थोड़ा बहुत रेवेन्यू हो रहा है, मेरा बिज़नेस मॉडल अच्छा बन गया एक तरह से, तो मैं फिर इन्वेस्टर्स के पास गया, VC के पास गया। VC मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट, एक तरह से इन्वेस्टर आप मान के चल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इन्वेस्टर के पास गया, इन्वेस्टर को बहुत अच्छा लगा प्लान, मैंने उनको प्रपोज की डील, पिच किया, पिच करना बोलते हैं इस चीज़ को। मैंने उनको पिच किया कि अब 20% मेरी कंपनी में ख़रीद लो 200 करोड़ रुपए के लिए। अब यहाँ पर क्या है, 100% मेरा था सिर्फ 1 करोड़ रुपए, और मैंने जो 20% स्टेक था वो 200 करोड़ में सेल कर दिया। तो अब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो गई, अब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई इस 20% के हिसाब से, यानी कि अगर आप इस 20% को इंटू 5 करते हैं तो 100% हो जाएगा। इसी तरह से आपको इसको भी इंटू 5 करना पड़ेगा, जो कि आपका 1000 करोड़ बन जाएगा। यानी कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन एकदम से 1 करोड़ रुपये से बढ़ करके 1000 करोड़ रुपीज़ हो चुकी है। ये इतना बड़ा जंप हुआ आपका। और अब मेरा आपका वेल्थ कितनी हो गई, मेरी आपकी 100% ओनरशिप थी, मान लेते मैंने 20% सेल भी कर दी तो मेरे पास 80% बची। 80% बची, इसका मतलब ये है कि मेरे पास अभी 800 करोड़ की वेल्थ बची है। 800 करोड़ में से 1 करोड़ मान लेते मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, तो 799 करोड़ का मेरा शुद्ध प्रॉफिट हो गया, कुछ भी बिना किए, फेयरली कुछ भी बिना किए।
तो जो है इस तरह से ये पूरा वैल्यूएशन का गेम चलता है। ये मैं आपको थोड़ा स्टार्टअप बबल से रिलेट कर रहा हूँ ये पॉइंट को, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि बेसिकली जो दो बातें होती हैं, पहली बात आपकी कि कितनी वैल्यूएशन, कितनी फंडिंग उन्होंने उठाई, पहली बात जो मैं हाईलाइट करते चल रहा हूँ। दूसरी बात कि कितनी वैल्यूएशन हो जाती है कंपनी की। तो इस तरह से बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स किस तरह से डिफर करते हैं और कहाँ पे पिक्चर के अंदर फिट होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो ये हमने जो है पूरा डिस्कस कर लिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो और आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, अगर ये पहले नहीं पता था आपको, तो जो है अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नाउ मूडीज रेजेज इंडियाज रेटिंग आउटलुक टू स्टेबल। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। मूडी एक आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टाइप की कंपनी है। ये क्या करती है, क्रेडिट रेट करती है कंपनीज़ को, कंट्रीज़ को, चीज़ों को, सिक्योरिटीज़ को। तो अगर क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो मान लेते हैं आपके पास दो कंपनीज आई ए और बी, आपको उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि ए जो है वो ट्रिपल ए कंपनी है, यानी कि बहुत अच्छी कंपनी है, और बी जो है वो थोड़ी अच्छी कंपनी नहीं है, डबल ए कंपनी है वो, और ए जो है वो ट्रिपल ए कंपनी है। तो आप नेचुरली किसको जो है लोन देंगे, ए को। और अगर आप बी को लोन देना चाहेंगे तो आप बोलेंगे कि आप मेरे को इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इस तरह से बेसिकली होता है पूरा क्रेडिट रेटिंग का काम। मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर क्या है कि मूडी ने क्या किया है, पहले अभी तक नेगेटिव में कर दिया था, इंडिया को नेगेटिव रेटिंग दे दी थी। पहले नेगेटिव रेटिंग का मतलब क्या होता है कि डाउनग्रेड हो रहा था, यानी कि इन्होंने BAA3 से BAA2 पे कर दिया था, मतलब BA2 से BA3 पे कर दिया था जो इनकी रेटिंग है। अब इसके अंदर क्या है कि अब इन्होंने स्टेबल कर दिया है BAA3 पर हमें। तो इस तरह से बेसिकली आपका नेगेटिव से अच्छा होता है कि स्टेबल हो जाए अगर कोई इकोनॉमी की रेटिंग है तो हमने जो है पूरा कवर कर लिया। अच्छा, मूडी के अलावा भी काफ़ी सारी और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, क्रिसिल रेटिंग्स है, केयर रेटिंग्स है, तो उनके भी आके जो है अपडेशंस आ सकते हैं आपके कुछ डेज़ के अंदर। नबार्ड सिडबी IFCI टू टेक हिट फ्रॉम SREI ट्रबल्स। बेसिकली बहुत बेसिक सी बात है। SREI ट्रबल्स का मतलब क्या है कि मैंने आपको कई बार बताया, SREI एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जो मैंने आपको शायद परसों भी बताया था पहली बार। तो इनमें जो है NPA हो गया 20,000 करोड़ के आसपास का, 20 या शायद 30 था, मेरे को एग्जैक्टली फिगर नहीं याद, 20,000 करोड़ के आसपास का मेरे ख्याल से जो है इनको NPA हो गया। NPA मतलब एक तरह से बैड डेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो तीन बैंक्स हैं आपके, नबार्ड बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सबसे एपेक्स बैंक है आपका। सिडबी आपका स्मॉल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और स्मॉल जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर सबसे बड़ी बॉडी है आपकी। और तीसरा आपका IFC है। IFC है मतलब इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी जनरल आपका बैंक है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। इसके अंदर ये तीनों जो बैंक्स हैं इनका यहाँ पे इन्होंने एक तरह से डेट बता रखा है कि ये जो SREI ने जितने पैसे एक तरह से मारे हैं, तो उनके अंदर से ये तीनों के कितने आपके जो है मनी थी। इन तीनों की मनी आपकी 850 करोड़, 952 करोड़ और 177 करोड़ थी आपकी। अगर आप इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो मेरे हिसाब से, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, प्लस करके बताता हूँ, इट इज़ नियरली 2000 करोड़ के आसपास आपका ये पूरा हो जाएगा। और इन्होंने टोटल आउटस्टैंडिंग डेट का परसेंटेज भी बताया, जो कि 6.343% है। तो मेरे हिसाब से 30,000 करोड़ होगा, क्योंकि यहाँ पे 6% लिखा है 2000 करोड़ के लिए। तो हाँ, 30,000 करोड़ होगा। तो 30,000 करोड़ में से आपका 6.43% है, जो इन तीनों बैंक्स का मिला करके है। तो हमने हाँ यहाँ पे लिखा भी है 30,000 करोड़। तो ये हमने जो है पूरा देख लिया। अब इसके अंदर इन तीनों बैंक्स के यहाँ पे फुल फॉर्म भी, अगर दो बैंक्स की फुल फॉर्म भी दी हुई है, अगर आपको नोट करनी हो तो आप यहाँ से पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा लेंडर्स लाइकली टू रीच आउट सून टू RBI एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये कल की न्यूज़ से कनेक्ट करता है आपकी। RBI एडमिनिस्ट्रेटर हमने देखा था कि SREI के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको हटा करके RBI ने एक एडमिनिस्ट्रेटर उसकी प्लेस पे रख दिया। तो उन्हीं से जाके बात करेगा, जो ये तीनों बैंक्स हैं आपके, उन्हीं से जाके बात करेंगे कि क्या करें भाई, बताओ हमें। इस तरह से जो है इसके जाके बात कर सकते हैं। हमने जो पूरा देख लिया। आगे जो आपका पेंडेमिक फ्यूल्स इंडियाज प्रीमियम ड्राइव, इसके अंदर क्या है कि आपका शेयर ऑफ प्राइसियर कार्ड्स, अच्छा शेयर का मतलब हिस्सा, मैं आपको बता दूंगा। प्राइसियर कार्ड्स फोन एंड एप्लीकेशन इन टोटल सेल्स हैज डबल्ड। इसके अंदर हुआ क्या बेसिकली कि जितने प्राइसियर कार्ड्स की सेल हो रही है, उसके मतलब जितनी कार्स की सेल हो रही है उसके अंदर जो प्राइसियर कार्स का सेगमेंट है, मतलब जो कॉस्टली कार्स है, थोड़ी एक्सपेंसिव कार्स है, उनका जो शेयर है वो बढ़ रहा है, मतलब बढ़ा है। तो और यहाँ पे इन्होंने नियरली डबल्ड लिखा है। तो इस तरह से बेसिकली आपका अब यहाँ पे क्या है कि एक इसके अंदर जो इन्होंने डेटा दिया है वो देख लेते हैं। नथिंग बट द बेस्ट, सबसे ज़्यादा बड़ी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर हो रही हैं। नथिंग बट द बेस्ट का मतलब ये, इसका मीनिंग हुआ कि जो लोग हैं वो पैंडमिक हिट होने के बाद
इस मोड में आ गए हैं कि मतलब हमें अपने ऊपर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए, यानी कि हमें अपनी थोड़ी वेल बीइंग का ध्यान रखना चाहिए और मतलब हैप्पी रहने की कोशिश करनी चाहिए वगैरह वगैरह। इस मोड के अंदर आ गए हैं। और इसके लिए क्या हो रहा है कि थोड़े मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। स्मार्टफोन का है इन्होंने डेटा लिया है, 25K प्लस जो रुपीज़ के स्मार्टफोन होते हैं उसका आपका जो है टोटल सेल्स के अंदर जो परसेंटेज है वो 17% से बढ़कर 21% हो गई है। हालांकि डबल्ड तो कहीं से भी नहीं है, बट हाँ इन्होंने ऊपर लिखा था तो मैंने आपको डबल्ड ही बोल दिया था। 18% से 32% हो गई, ये नियरली आप डबल्ड कह सकते हैं। 26 से 40 1.25 टाइम्स के आसपास आप कह सकते हैं। तो हमने जो पूरा देख लिया यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या है कि बेसिकली फ्रिज का यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है और भी होगा शायद, हम वॉशिंग मशीन का बताया हुआ है, यहाँ बाकी देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक थोड़ी मिसकंसेप्शन टाइप की हो जाती है कभी कभी, शायद इसके अंदर किसी को हुई हो आपको आप में से। इसके अंदर हुआ क्या, स्मार्टफोन्स की पूरी सेल में से आपको जो है 25,000 प्लस के जो स्मार्टफोन हैं जिनकी वैल्यू है उनका शेयर बताया हुआ है। ये नहीं है कि फ़ोन्स में से या किसी टोटल सेल्स दुनिया में कितनी हो रही है उसके अंदर से कितना ओनर मतलब इसका शेयर है, यहाँ पे उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। और इसके मैंने आपको डेटा पाई चार्ट बना के दिखाया है, 17% से 21% हो गए जो स्मार्टफोन्स थे। अब इसके अंदर क्या है कि मैं आपको दूसरा इन्फ्रेंस ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो ये 25,000 प्लस के स्मार्टफोन्स की इतनी सेल है। अब इसके अलावा जो आपके सारे स्मार्टफोन्स हैं वो 25,000 से कम वाले हैं, सीधी सी बात है, या फिर 20,000 वाले, मतलब वो तो एक कम ही सेगमेंट होगा। 25,000 से कम वाले सारे पेपर जो हैं स्मार्टफोन्स हैं, सॉरी स्मार्टफोन्स हैं। तो इसके अंदर से आप मान के चल सकते हैं कि पहले उनका जो सेल है वो इतना भी होता था, यहाँ तक भी होता था, जो कि रिड्यूस हो गया है। तो यानी कि आप ये इन्फ्रेंस यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कि 25,000 से जो कम वाले स्मार्टफोन्स थे उनकी सेल जो है घटी है। अब मान लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक और एनालिसिस का पॉइंट देता हूँ कि मान लेते हैं कोई कंपनी है वो सिर्फ इसी पॉइंट में डील करती है, या जैसे रियलमी है, शोमा है, बहुत वीवो, ओप्पो, ऐसी कंपनीज है जिनका मेजर जो सारे स्मार्टफोन आते हैं वो 25,000 से कम में आते हैं। तो वो कंपनीज को सीधी सी बात है लॉस हुआ होगा। अब मान लेते हैं कि कंपनी को उनको लॉस होना इनएविटेबल है, उनके जो इंडिया का बिजनेस है उनका। अब उनके इंडिया के बिजनेस को आप उठा के देखेंगे और अगर उसके अंदर आपको रेवेन्यू दिखे, प्रॉफिट दिखे बढ़ा हुआ, तो आपको जो है वहाँ पे स्कैम की या इन सब चीज़ों की थोड़ी तलाशी करनी पड़ेगी। मतलब मैंने आपको एक फॉरेंसिक ऑडिट का यहाँ पे एक पॉइंट बताया हल्का सा कि किस तरह से आपका फॉरेंसिक ऑडिट में मतलब इन चीज़ों में जो है देखा जाता है। तो अगर आप वैसे भी आप कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आपको किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप ये देख सकते हैं कि 25,000 से कम वाली कंपनी तो अच्छा परफॉर्म करेंगी नहीं कुछ टाइम तक, क्योंकि ये आपका सेगमेंट चल रहा है पूरा। तो हमने जो है पूरा यहाँ पर देख लिया। अगर आपको इसके पूरे पेज के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो एक बबल था, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और पॉइंट देता हूँ, वो आपको अभी से रिलेटेबल नहीं लगेगा बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ। आपको सर्च करना है कि क्या टेस्ला प्रॉफिट में है या लॉस में है। टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाती है, व्हीकल्स बनाती है, जो इलॉन मस्क द्वारा उनकी मतलब उसके प्रमोटर हैं, तो क्या वो लॉस में है या प्रॉफिट में है, आपको जो है नीचे कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जो लगेगा आंसर होगा। तो हमने जो है पूरा देख लिया। एक बार हम इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा आर्टिकल है फर्स्ट वाला। अब इसके अंदर हुआ क्या कि मैंने आपको कल एक न्यूज़ बताई थी, मतलब एक आर्टिकल था कि निफ्टी और सेंसेक्स 4 डेज से लगातार जो है गिर रहे हैं और कल जो है 1% के आसपास से बढ़े हैं, जो मतलब बेसिकली उन्होंने उस रैली को तोड़ दिया है जो डिक्रीज में होने वाली रैली थी। अब यहाँ पे क्या निफ्टी और सेंसेक्स अब क्या है कि 0.7% 5% के आसपास से बढ़ रहे हैं आपके, मतलब कल भी। मैं बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि वो जो रैली थी जो आपके डिक्रीज होने वाली वो ढंग से टूट चुकी है, और 2 दिन से रेज होने का मतलब ये है कि ठीक है, मतलब निफ्टी और सेंसेक्स रिवाइवल के अंदर आ चुके हैं। हालांकि ये बहुत ही ओवर वैल्यूड है, सेंसेक्स वापस ही 60,000 के आसपास पहुँचने वाला है, बट इन एनी केस IT एंड कंज्यूमर गुड्स जो स्टॉक्स आर बिगेस्ट, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू इंक्रीज इन वेट ऑफ डिफेंसिव सेक्टर्स इन निफ्टी। बहुत बेसिक सी बात है कि आपकी निफ्टी के अंदर जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, डिफेंसिव सेक्टर्स मतलब कि अभी के लिए जो थोड़े स्टेबल चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्या चल रही है, वोलेटिलिटी चल रही है। वोलेटिलिटी का मतलब कि कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है, इस तरह से आपका। तो ऐसी जो है कुछ सेक्टर्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे नहीं चल रही होगी, तो ऐसी जो सेक्टर्स हैं उनकी जो टॉप कंपनीज है जो निफ्टी के अंदर हैं उनकी वेटेज बढ़ा दी गई है। वेटेज बढ़ाने का मतलब हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे जो वेटेज कैसे होती है, उसका क्या मीनिंग होता है, बट अभी के लिए आप इसको मान लें। अब यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टर्स इंक्रीज डिफेंसिव बेट्स अमिड वोलेटिलिटी टेपर कंसर्न्स। टेपर का मतलब होता है रिड्यूस करना, यहाँ पे पूरी लाइन के अंदर हमें जनरली टेपर ही समझ में नहीं आ रहा होता है। टेपर का मतलब होता है रिड्यूस करना, रिड्यूस कर गए हैं कंसर्न, क्योंकि आपके जो है डिफेंसिव बेट्स जो है बढ़ गई हैं, इंक्रीज कर गई हैं।
अब यहाँ पर क्या डिफेंसिव बेट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, इन्होंने ऊपर हाईलाइट किया है, आईटी सेक्टर है आपका, कंज्यूमर गुड सेक्टर है, ये आप नीचे देख भी सकते हैं इनकी वोलेटिलिटी या इनकी वेटेज कितनी चल रही है। तो इनकी वेटेज जो है कि बढ़ गई है, जैसे आप देखेंगे कि फेब के अंदर इसी साल के अंदर आईटी सेक्टर की क्लोज टू 16% थी, जो भी बढ़ करके आपकी 16% से ऊपर चली गई है, विच इज़ क्लोज टू आई गेस 17.5% के आसपास होनी चाहिए। तो इस तरह से बेसिकली है आपका वेटेज बढ़ने का मतलब यह है कि उनके अगर जैसे शेयर प्राइस बढ़ जाता है, शेयर प्राइस बढ़ गया तो टोटल निफ्टी के अंदर उनका जो है वेटेज बढ़ गया। मान लेते हैं कि जो अदर कंपनीज है उनका शेयर प्राइस घट गया तो उनका वेटेज घट गया। इस तरह से बेसिकली होता है आपका। हालांकि एक और वेटेज वाली और भी चीज़ होती है, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है, वो हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो हमने जो है पूरा इसके अंदर समझ लिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। बेसिकली मैं आपको इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है वो बोलना चाह रहा था कि आईटी और कंज्यूमर गुड्स, आईटी सेक्टर जो इतने डेट में चल रहा है, इतने इन सब चीज़ों में चल रहा है आज की डेट में, मतलब अगर हम टीसीएस, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज़ को छोड़ दें जो कि निफ्टी के अंदर आती हैं ऑब्वियसली, अगर हम इनको छोड़ दें तो टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है बाकी जो है। तो उनका जो है किस तरह से आपका स्टेबल है पूरा वेटेज, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। हमने पूरा डिस्कस कर लिया। स्टॉक्स ड्राइविंग इकोनॉमिक रिकवरी में रिटर्न अप टू 50% डिस्पाइट बीइंग प्राइसी। इसके अंदर बहुत बेसिक सी बात है आपकी कि स्टॉक्स ड्राइविंग इकोनॉमिक रिकवरी, इसके अंदर जो मेन स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटल स्टॉक्स हैं इंडियन इकोनॉमी के, जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं एक दो। सेल मतलब आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब कि जो स्टील का काम होता है वो आप मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो यहीं पे होता है। इसके अलावा टाटा के अंदर भी, रिलायंस के अंदर भी होता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली आपका टाटा स्टील है आपका, वो मैं आपको बता रहा था। और आपके कल्पतरू पावर, जो मेन आपके जो हैवी इंडस्ट्रीज इनको बोला जाता है। आप एक टर्म लिख लें, मैं आपको एक अच्छी टर्म दे रहा हूँ, मैंने आपको बोली भी है, हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो मेन कोर सेक्टर होता है उसकी जो है कंपनी कंस्टिट्यूट होती है। ये सारी कंपनीज हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही आती हैं आपकी। तो इस तरह से बेसिकली है इसके अंदर सारी आपकी स्टील वाली कंपनीज, गैस वाली कंपनीज, पावर वाली कंपनीज, ये सब इसके अंदर है। औरोबिंदो फार्मा की हमने अभी बात की हुई थी थोड़े दिनों पहले, आपको कमेंट में बताना अगर आपको याद है कि हमने क्या इसकी बात की थी आपकी। तो हमने जो पूरा कवर कर लिया। अब इनमें क्या है कि आपका स्टॉक्स ड्राइविंग इकोनॉमिक की रिकवरी में रिटर्न अप टू 15% डिसाइड बीइंग प्राइस। अब होता क्या है कि यहाँ पे आप इस चार्ट को देख के आप जनरली क्या होता है आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट क्या है कि यहाँ पर ये अभी स्टॉक्स जो है प्राइसी चल रहा है। प्राइसी मतलब जो टाटा स्टील है, जैसे अगर हम टाटा स्टील का एग्जांपल लें, मान लेते हैं कि लास्ट ट्रेड प्राइस इसका कितना है 1316। तो अगर मैं इसका वैल्यूएशन करूंगा, मैंने किया नहीं है कुछ भी, मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि मेरा इसका वैल्यूएशन आ रहा है कि जी इसका स्टॉक तो जी जितने इनके नंबर ऑफ शेयर्स है और जितना इनका इस साल का प्रॉफिट था, जो भी चीज़ें थी, तो मेरे हिसाब से इनका स्टॉक होना चाहिए था 1200 रुपये पर, 1200 रुपये पर शेयर पर। बट इनका शेयर प्राइस चल रहा है 1316 पर। तो मैं सीधी सी बात इसको बोलूँगा कि वो प्राइस ही है, यानी कि उसका प्राइस ज़्यादा हो रखा है आज के टाइम पर। बट यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि ठीक है ये हो रखा है, ये सही बात है, बट इसके बावजूद भी 50% तक के रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि जो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपकी इकोनॉमिक रिकवरी को ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि जो मेन स्टॉक्स हैं आपके, जो मैंने आपको नीचे बताया। तो हमने जो है पूरा डिस्कस कर लिया कि हालांकि आप 1300 पे इसको बाय करेंगे, बट फिर भी आपको 50% तक के रिटर्न फ्यूचर के अंदर कुछ टाइम पीरियड के अंदर आपको मिल सकते हैं। तो हमने जो है पूरा देख लिया पर। अब यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारा और डेटा अच्छा दे रखा है। परसेंट अपसाइड मतलब कि कितना वो ऊपर जा रहा है आपके नॉर्मल ट्रेडिंग लेवल से। YTD रिटर्न्स मतलब ईयर टू डेट रिटर्न्स, यानी कि पिछले एक साल के रिटर्न्स कितने हैं। नंबर ऑफ एनालिसिस्ट ट्रेडिंग, मतलब कि कितने एनालिस्ट हैं इकोनॉमिक टाइम्स वालों के जो ट्रेडिंग कर रहे हैं इसके अंदर, ये भी काफ़ी अच्छा मेजर रहता है। हालांकि इसके अंदर ये रहता है कि कुकअप किया जा सकता है इसको, यानी कि अगर मान लेते हैं किसी शेयर को इनको एक तरह से प्रमोट करना है, तो बिना अनपेड प्रमोशन हो सकता है, पेड हो सकता है, तो उसके ऊपर जो है ये एनालिस्ट ज़्यादा दिखा सकते हैं। जैसे टाटा स्टील के ऊपर 34 दिखा रहे हैं, जो कि बाकी सबसे शायद ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, बस ये 38 वाला कौन है, फेडरल बैंक है आपका, इसके अलावा सबसे ज़्यादा है। तो जो भी है आपका, इसको ये आप इसको ना भी देखें तो आपको चल जाएगा काम। दूसरा आपका जो लास्ट मेजर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 1 ईयर फॉरवर्ड पी मतलब होता है आपका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, बट 1 ईयर फॉरवर्ड पी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाना पड़ेगा। अगर किसी को पीई के बारे में ढंग से पता है तो इसका मोटा मोटा मतलब होता है कि एक साल बाद जो है पीई कितना हो सकता है। मैं आपको बहुत ही ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ अभी के, तो अगर आपको चाहिए तो हम इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कल की वीडियो के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर। तो हमने जो है पूरा यहाँ पर समझ लिया, और अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो तो आप नीचे एज यूजुअल कमेंट कर सकते हैं। और हैवी इंडस्ट्रीज वाला पॉइंट जरूर से नोट कर लें, और अगर आप चाहें तो कुछ कुछ इसके अंदर से एग्जाम्पल भी उसके अंदर अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर RIL कुड हिट 2800 बाय दिवाली। इसके अंदर हुआ क्या है कि आपका जो शेयर प्राइस है RIL का, उसकी बात चल रही है यहाँ पर।
RIL मतलब आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनका जो शेयर अभी चल रहा है 2609 पर के आसपास चल रहा है, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ब्रांड है आपका। मतलब इंडिया के अंदर कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर आता है, अगर उसके पास थोड़े से फंड्स हैं तो वो क्या करेगा, 2-3 शेयर तो पहले रिलायंस के बाय कर लेगा। तो यहाँ पे होना क्या वाला है कि आपका दिवाली के अंदर बहुत सारे लोग अपने नए नए डीमैट अकाउंट खुलवाने वाले हैं। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपके फंड्स आते हैं, बोनसेस मिलते हैं वगैरह वगैरह, सेंटीमेंट अच्छा रहता है मार्केट के अंदर, तो वो सब जो चीज़ें हैं उसकी वजह से काफ़ी सारे और डीमैट अकाउंट खुलने वाले हैं। और माना ही जाता है कि जब भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 2-3 शेयर्स रिलायंस के बिक जाते हैं। तो उस तरह से आपका हो सकता है। तो वो सब हम काउंट करके और जो इनकी रियल वैल्यू है उसको भी हम काउंट करते हुए 2800 के आसपास इनका शेयर प्राइस जाना एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो ये बेसिकली आपका अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलेशन का। जैसे आप इस लाइन को पढ़ो एक बार, आपको समझ ही नहीं आएगी। RIL फ्री फ्लोट टू राइज विद पार्टली पेड शेयर्स बिकमिंग नॉर्मल इन नवंबर। ये आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको इसको 2-3 पॉइंट्स में जो है तोड़ के बताता हूँ। पहली बात, मार्केट कैपिटलेशन। मार्केट कैपिटलेशन क्या होती है? इसका मीनिंग होता है अगर आपको पूरी कंपनी को खरीदना है तो उसके कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसका मोटा मोटा मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स में के लिए मैं लिख रहा हूँ इनटू शेयर प्राइस, जो इतना भी चल रहा है उतनी कंपनी की वैल्यूएशन होती है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। बट इसके अंदर से एक चीज़ जो डाइसी है वो ये है, नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने गलती से नंबर ऑफ शेयर्स, तो सॉरी, इसके अंदर होता क्या है कि आप जब सिर्फ मार्केट कैपिटलेशन निकालते हैं तो आप जो है हर नंबर ऑफ शेयर को ले लेते हैं, जिसका भी मान लेते हैं। अगर हम रिलायंस का एग्जांपल लें तो मुकेश अंबानी ने जो ओन कर रखा है हम उसको भी इंक्लूड करेंगे यहाँ पर इंक्लूड करेंगे उसको। बट होता क्या है कि ऐसी जो वैल्यूएशन है उसका असल में हमें मतलब पता नहीं चल पाता, क्योंकि जो मुकेश अंबानी है वो अपनी कंपनी को क्यों सेल करेंगे, या सेल भी कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम अपने उस डेटा में क्यों इंक्लूड करें। और जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने रिलायंस को थोड़ा बहुत खरीद रखा है, 2-3 शेयर मान लो, जितना भी खरीद रखा है 2-3% खरीद रखा है, तो वो भी हम इंक्लूड क्यों करें, गवर्नमेंट क्यों सेल करेगी। तो बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ ये कि ये जो सारे शेयर्स होते हैं जिनको हम यहाँ पे काउंट करते हैं, तो ये सारे के सारे मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसके अंदर से कुछ, जैसे आपकी प्रमोटर होल्डिंग हो गई, आपकी अंडर राइटर एक चीज़ होती है उसने होल्ड कर लिया, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और आपकी जो बाकी चीज़ें हैं जैसे गवर्नमेंट है या ऐसी कोई बॉडी है, गवर्नमेंट वाली बॉडी है, RBI है, ऐसी कोई जो चीज़ें हैं उन्होंने अगर होल्ड कर रखा है तो उसको हम माइनस कर देते हैं। अगर हम वो माइनस कर देते हैं तो आपकी निकल के आती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलेशन। फ्री फ्लोट का मतलब कि जो मार्केट में फ्लोट करने के लिए अवेलेबल है, जो किसी ऐसी बॉडी के पास नहीं है जो सेल ही नहीं करेगी। मान लेते मेरी कंपनी के अंदर 100 शेयर हैं और एक बंदा मैंने बिठा दिया जो 80 शेयर्स अपने पास ही रखता है, तो मेरी कंपनी की दरअसल जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं जो हर टाइम मार्केट के अंदर रहते हैं वो सिर्फ 20 है। तो उनके हिसाब से मेरी मार्केट कैपिटलेशन निकलनी चाहिए। तो उस तरह से आपका फ्री फ्लोट रहता है इसके अंदर। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा RIL का जो फ्री फ्लोट है वो राइज हो जाएगा पार्टली पेड शेयर से के होने के बाद। अब ये पार्टली पेड क्या है, इसके अंदर क्या है कि हम ऐसे शेयर्स को माइनस कर रहे हैं जो प्रमोटर ने खरीद रखे हैं, बट कुछ ऐसे शेयर्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर प्रमोटर ने पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, मतलब अपने टाइम पे करी हो और अब ना पूरा करा हो, उसको ना फंड जो दे पा रहा हो, तो उसको जो है सेल कर देगा। वो उसको सेल कर देगा। उसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं जैसे 2000 का स्टॉक चल रहा है, अगर उसने 1000 रुपये पर शेयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रखी है बहुत सारी, तो जो है उनको सेल कर देगा। तो जो बाकी शेयर्स बचे वो भी फ्री फ्लोट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वो पब्लिक को खरीदने के लिए अवेलेबल हो जाएंगे आपके। तो हमने जो है पूरा यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो है हमारा न्यूज़पेपर जो है पूरा कवर्ड हो गया। आपको इससे पूरे न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपकी इंस्टाग्राम के ऊपर आप जरूर से फॉलो कर ले। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, आपको शायद मेरी स्क्रीन थोड़ी सी वो हो जाएगी, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो मेरी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप मैं इसके ऊपर जो है रील्स बनानी मैंने शुरू कर दी है। कल की जो न्यूज़ थी मैं आपको अगर थोड़ा सा ब्रीफ में दिखाऊं तो फैंग के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके बारे में फैंग के बारे में, फैंग में क्या होता है कि आपकी 5 कंपनी आती हैं, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में आपको चीज़ें बताई थी। ऐसी अगर आपको चीज़ें डालनी है, जैसे मैं आपको व्यूज़ भी दिखा देता हूँ। कल वाली वीडियो के ऊपर आपके जो है 1378 व्यूज़ हो चुके हैं, जो ये वाली आपकी वीडियो है। तो जो है ऐसी जो अगर आपको स्टार्टिंग से ज्वाइन करना है तो आप जो है इसको जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको जो है नीचे एक लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जाके फॉलो कर सकते हैं। दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।